नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुबेस आईएएस पीसीएस एकेडमी की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक भारत की। तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का जो कार्य है वो सर्वप्रथम 1863 में आरंभ हुआ था, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो विद्वान थे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम यानी कि मद्रास में जो एक जगह है पल्लवरम से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण यानी कि पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी को प्राप्त किया था। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो रिसर्च के रूप में 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व वाले येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया था। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल में हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं, अति नूतन और अद्यतन। अब अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। पुरापाषाण काल की बात करते हैं कि शिकार और खाद्य संग्रह युग क्या था। तो भारत में मानव के जो प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत है वो द्वितीय हिमावर्तन काल की परतों से प्राप्त पत्थर के उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 25 लाख वर्ष पूर्व बताया जाता है। आदिम मानव को धातुओं का ज्ञान था नहीं, उसके पास निश्चित घरों का अभाव था। जानवरों का भय जो था वो बराबर बना रहता था। खेती करना, आग जलाना और बर्तन बनाने की कला का जो था वो ज्ञान नहीं था। वे शिकार द्वारा जानवरों के मांस और ऐसे फलों और सब्जियों कंदमूलों पर जीवन व्यतीत करते थे जो जंगलों में उपजाते थे। पुरापाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पूर्व पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और उत्तर पुरापाषाण युग। जो पूर्व पुरापाषाण युग है उसमें अधिकांश हेमयुग आरंभिक पुरापाषाण युग में ही व्यतीत हुआ है। इसका प्रमाण है कुल्हाड़ी या हस्तकुठार, वेदारणी और गंडासा का उपयोग। अब भारत में प्राप्त हुई प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ प्राय पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका से प्राप्त कुल्हाड़ियों जैसी ही हैं। निम्न पुरापाषाण युग के अधिसंख्य स्थल सिंधु नदी की सहायक सोहन नदी की घाटी में पाए गए हैं। पहली बार सोहन क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य मिलने के कारण इसे सोहन संस्कृति की भी संज्ञा दी गई थी। इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाने लगा था। अनेक जो स्थल हैं वो कश्मीर तथा थार के मरुस्थल के भी मिले हैं, यानी कि डिंडवाना क्षेत्र के। निम्न पुरापाषाणकालीन हथियार जो हैं वो मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी और भीमबेटका की गुफाओं मध्य प्रदेश में मिले हैं। अब मध्य पुरापाषाण युग की अगर हम बात करते हैं तो इस युग में प्रस्तर शल्कों से निर्मित विभिन्न प्रकार के फेलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी का प्रयोग होता था, जो संपूर्ण भारत में पाए गए हैं। इस युग का शिल्प कौशल नर्मदा नदी के किनारे अनेक स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती स्थानों पर भी पाया जाता है। जो उत्तर पुरापाषाण युग है, इस युग में आर्द्रता कम हो गई थी और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होते जाने से हिमयुग की अंतिम अवस्था आरंभ हो चुकी थी। इसी युग में आधुनिक प्रारूप के मानव का आविर्भाव हुआ है। इस युग के प्रस्तर फलक और कुल्हाड़ियाँ आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पूर्व बिहार के पठारी भागों में पाए गए हैं। गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर एक उच्च पुरापाषाणीय भंडार भी मिला है, जिसमें शल्क, फल्क, तक्षणियाँ और खुरचनियाँ सम्मिलित हैं। मध्य पाषाण काल में क्या करने लगा था? व्यक्ति शिकार करने लगा था और पशुपालन युग आ चुका था। ठीक है, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व आपका बताया गया है। तो जो मध्य पाषाणकालीन मानव था वो शिकार करके, मछली पकड़ के, जंगली कंद मूल का संग्रह करके उसी से अपना पेट भरता था। इस युग के प्रस्तर उपकरणों में परिष्कार आया और उनका आकार भी छोटा हो गया। इस मध्यवर्ती काल को उत्तर पाषाण युग या मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। मध्य पाषाणकालीन स्थल जो थे वो राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत और कृष्णा नदी के दक्षिण में बहुतायत से पाए गए हैं। यहाँ पर मानव बस्ती जो थी वो 5000 वर्षों तक रही। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिसका कि समय 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। मध्य पाषाणकालीन महदहा जो था वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। उससे बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो इस समय में अन्न उपजने लगा था, जिसका कि समय पीरियड 7000 से 1000 ईसा पूर्व तक बताया गया है। तो विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग का आरंभ जो है वो 9000 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है, लेकिन बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन भारतीय बस्ती मिली है जिसका समय 7000 ईसा पूर्व बताया गया है।
इस युग के जो लोग थे वो पॉलिशदार पाषाण हथियारों का प्रयोग करने लगे थे। वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियाँ प्रयुक्त करते थे जो देश के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। नवपाषाण युग के निवासियों को सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय जाता है। कृषि कार्य की प्रक्रिया में वे पत्थर की कुदालों और नुकीले पाषाण डंडों से जमीन तोड़ते थे। पॉलिशदार पाषाण हथियारों के अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। वे मिट्टी और सरकंडे से निर्मित गोलाकार और आयताकार घरों में निवास करते थे। इस युग में लोग घर बनाकर स्थायी रूप से रहना सीख गए थे। बुजहोम, कश्मीर तथा चिरांद, छपरा, सारण में पाषाण युगीन लोग पॉलिशदार पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। बुजहोम के जो लोग थे वो दूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। यानी कि देखो, शवाधान की जो प्रणाली थी ना वो 3 तरह थी। पूर्ण शवाधान, ठीक है, आंशिक शवाधान। इस तरह से जो शवाधान था, शवाधान की प्रणाली जो थी वो प्रचलित थी। तो उसमें कुत्तों के साथ मालिक के साथ जो है उसका खाने पीने का सामान भी रख दिया जाता था। ठीक है, ये प्रथा जो थी वो भारत के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं पाई गई है। इस काल के जो लोग थे वो कृषि के अतिरिक्त क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे। वे गायें, बैल, भेड़ और बकरी पालते थे। मेहरगढ़ के जो नवपाषाणीय लोग थे वो गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे, यानी कि कपास। तो जबकि इलाहाबाद के पास कोल्डी हवा से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, यहाँ से जौ, गेहूँ और कपास इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। नवपाषाण कालीन अनेक जो स्थायी निवासियों को कृषि कार्य के कारण अनाज रखने तथा पकाने, खाने और पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई। अतः कुंभकारी सर्वप्रथम इस युग में परिलक्षित होती है। यहाँ आरंभ में हाथ से मृदभांड निर्मित होते थे। बाद में मिट्टी के अधिकांश बर्तन चाक पर बनने लगे। इनमें पॉलिश युक्त काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और मंद वर्ण मृदभांड सम्मिलित है। नवपाषाण युगीन सेल्ट, कुल्हाड़ियाँ, बसूले, छेनी आदि उपकरण उड़ीसा, छोटा नागपुर, झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए गए हैं। कालांतर में मानव को लोहे का ज्ञान हो गया तो उसकी चरम उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। लोहे के फल से युक्त हलों के कारण मैदानी इलाकों में वनों को काटकर खेत बनाना और गहरी जुताई करना संभव हो गया, जिससे अधिशेष उत्पादन होने लगा और नगरीय जीवन का आरंभ हो सका। ठीक है, अब ताम्रपाषाण काल की बात करेंगे, चालकोलिथिक एज। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग आरंभ हो गया था। पत्थर के साथ साथ पहली धातु के रूप में तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग होने लगा था। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थी। भारत में इस अवस्था से संबद्ध स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में आहार और गिलुंड में उत्खनन हुआ है जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कयथा और ऐरण में उत्खनन हुआ है। उत्खनन मतलब कि खुदाई। मालवा से प्राप्त मृदभांड जो हैं वो ताम्रपाषाणीय मृदभांडों में उत्कृष्ट माने गए, यानी कि सबसे बढ़िया है। जो मालवा से मिले हैं वो सबसे बढ़िया उत्तम कोटि के हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के जौरवे, नेवासा और दायमाबाद महाराष्ट्र, ये दायमाबाद कहाँ है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, झामगांव, प्रकाश और नासिक में विस्तृत उत्खनन किए गए हैं। ये सभी स्थल कौन से हैं, जौरवे संस्कृति के हैं। जौरवे अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह है महाराष्ट्र में ही। ठीक है, इस अवस्था के अनेक स्थल पूर्वी भारत, विंध्य क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वीरभूमि, बिहार चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, पूर्वी उत्तर प्रदेश रेवाड़ाडीह, नोहान, दक्षिण भारत तथा राजस्थान की बनास घाटी के शुष्क क्षेत्रों में पड़ते हैं। आहार संस्कृति का काल 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। गिलुंड इसका स्थानीय केंद्र है जहाँ तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग गायें, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस पालते थे। हिरण का शिकार करते थे। ऊँट के अवशेष भी मिले हैं। यह स्पष्ट नहीं होता कि वे घोड़े से परिचित थे या नहीं। वे गेहूँ, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, मटर, रागी, अलसी और कपास उगाते थे। वे मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग करते थे। वे अपना घर गीली मिट्टी थोपकर बनाते थे। आहार के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। वे तांबे का शिल्प कर्म और पत्थर का कार्य भी करते थे। वे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वस्त्र निर्माण से भी वे सुपरिचित थे। लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ते थे। जो ताम्रपाषाणीय लोग थे वो मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी कि मात्र देवी की पूजा किया करते थे। अनेक कच्ची मिट्टी की नग्न पुतलियाँ भी पूजी जाती थी। बस्तियाँ छोटी थी और बड़ी होती थी।
दोनों ही तरह की। इस सभ्यता की खुदाई से प्राप्त ताम्र वस्तुएं हैं तीर के नोक, बर्छे के फल, बसिया, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि। ताम्र का मतलब है लोहा, मतलब कि लोहे का प्रयोग होने लगा था यहाँ। ठीक है। यहाँ गैरिक मृदभांड भी पाया गया है। यहाँ एक लाल अनुलेपित जो भांड है वो है, जो अक्सर काले रंग से रंगा होता था और प्राय कलश के आकार में होता था। तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्र पाषाणीय बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। कुछ प्राक हड़प्पाई हैं, कुछ हड़प्पा कालीन है, तो कुछ हड़प्पेतर है। राजस्थान का कालीबंगा और हरियाणा का बनावली प्राक हड़प्पीय ताम्र पाषाणी की अवस्था है। कोटदीजी और कैथा की संस्कृति क्या है, हड़प्पा कालीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्र पाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और वे नगरों की स्थापना में सफल हुए। ताम्र पाषाणी संस्कृति 1200 ईसा पूर्व तक तो बनी रही, लेकिन इसका लुप्त होने का कारण जो था वो 1200 ईसा पूर्व के बाद से वर्षा की मात्रा में कमी आना माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान और घने जंगल वाले इलाकों को छोड़कर प्राय समूचे देश में ताम्र पाषाणीय संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं। इस युग में लोगों ने पहाड़ियों से कम दूरी पर तथा नदी तटों पर घर बनाए। वे लघु पाषाण उपकरणों के साथ तांबे के उपकरण भी प्रयुक्त करते थे। वे चाकों पर बने काले लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। उनकी प्राक कांस्य अवस्था से लगता है कि उन्होंने सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया। वे पकाने, खाने पीने और सामान रखने के लिए इन मृदभांडों का प्रयोग करते थे। लोटा एवं थाली दोनों इनके द्वारा प्रयुक्त होता था। ताम्र पाषाण काल में पशुपालन, गायें, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, हिरण, ऊंट, इन सब का जो है पालन किया जाता था। कैथा जो है मालवा और एरन जो है वो मध्य भारत, उनकी सबसे पुरानी बस्तियां हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव जो हैं वो बसाए। ताम्र पाषाणीय लोग जो थे वो पशुपालन का सदुपयोग नहीं कर सके। वे विस्तृत कृषि भी नहीं कर सके। हल और फावड़ा न होने से वे केवल झूम खेती ही कर पाते थे। कांसे के उपकरणों के प्रयोग से, कांसा मतलब कांस्य मतलब तांबा प्लस टीन। ठीक है, तांबा और टीन को अगर संयुक्त कर दें, एक जगह मिला दें, तो क्या बन जाएगा, कांस्य बन जाएगा। तो कांस्य के जो उपकरणों के प्रयोग से क्रीट, मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु में घाटी भी प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में सहायता मिली। ताम्र पाषाणीय लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युगीन जो लोग थे वो नगरवासी हो गए थे। ठीक है, तभी तो सिंधु सभ्यता क्या कहलाएगी भाई, नगरीय सभ्यता जो कहलाती है। तो ताम्र पाषाणी गैरिक मृदभांड वाले लोग हड़प्पा वासियों के समसामयिक थे और वे जिस क्षेत्र में रहते थे वह भी हड़प्पाइयों के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो इंदौर के निकट स्थित है। यहाँ से मिट्टी, बांस और फूस से बने चौकोर और वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के जो मृदभांड थे वो लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय अरित उत्कीर्ण है। ठीक है, धन्यवाद।